डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनके पास इस क्लिनिक का एक गिफ्ट कार्ड था और अगर वो इसे इस्तेमाल नहीं करती तो वो बेकार हो जाता। कॉनी ने डर्मेटोलॉजिस्ट को अपने हाथों पर धब्बे दिखाए। डर्मेटोलॉजिस्ट एंड्रिया ने उन्हें 2 बार ये समझाने की कोशिश की कि ये धब्बे सिर्फ उम्र के साथ होने वाले धब्बे हैं। एंड्रिया को अंदाजा था कि कॉनी क्या कहने वाली थी। वो जानती थी कि कॉनी अपने एज स्पॉट्स को लेकर दुखी और परेशान थी, इसलिए एंड्रिया ने कॉनी को एक क्रीम दिया, लेकिन कॉनी बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी, फिर हंस पड़ी। वो इतनी खुश थी कि उन्होंने एंड्रिया को गले लगा दिया और ऐसा देखकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। एज स्पॉट्स और सफ़ेद दाग का होना कॉनी को नामुमकिन सा लग रहा था। दरअसल कॉनी कुछ साल पहले कैंसर से जूझ रही थी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे दिन देखने के लिए जिंदा रहेगी जब वो खुद को बूढ़ा होते देख सकेगी। कॉनी ने एंड्रिया को ये बात बताई, जिन्हें अब समझ में आया था कि कॉनी बढ़ती उम्र के निशान को देखकर इतना खुश क्यों थी। आज 60 साल की उम्र में कॉनी बढ़ती उम्र के हर निशान को सेलिब्रेट करती है। उनके लिए ये गिफ्ट था जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। नोट टू सेल्फ। 9 साल की एलिशिया अपनी माँ से गुस्सा थी। उन्होंने एलिशिया को 9:30 बजे ही सोने को कह दिया था। एलिशिया के गुस्से की वजह ये नहीं थी क्योंकि उनके सोने का वक्त तो हमेशा 9:30 बजे ही होता था। दरअसल उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ उसके सोने के बाद क्या करती है। उसकी माँ उसके सोने के कुछ समय बाद अपने बेडरूम में जाती है, लेकिन उस रात एलिशिया ने अपने माँ को कागज पर कुछ ड्रॉ करते हुए देखा। एलिशिया बहुत गुस्से में थी। उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि आज उसकी माँ कागज बर्बाद कर रही थी, जबकि 1 हफ्ता पहले ही एलिशिया ने उनसे कुछ बनाने के लिए कागज मांगा था। एलिशिया को ड्राइंग करने के लिए कागज चाहिए था, लेकिन महंगा होने की वजह से उसकी माँ ने उसे खरीदने से मना कर दिया। एलिशिया अपने बिस्तर पर बैठ के रोने लगी। वो सोच रही थी कि ये कितनी गलत बात है। उनके पास इतने कम पैसे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे की चिंता किए बिना आसानी से कागज, पेन और क्रेयॉन्स खरीद सकते हैं। अगली सुबह एलिशिया ने अपनी माँ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उन्हें कहा कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती है। उसकी माँ को अपनी बेटी के खराब मूड से परेशानी नहीं थी। उसकी माँ ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अच्छा तो मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये भी नहीं चाहिए। एलिशिया ने अपनी माँ की तरफ जब देखा तो उनके हाथ में पेपर का एक बंडल था। जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो उस बंडल पर उसके फेवरेट कार्टून्स कैरेक्टर्स की पिक्चर बनी हुई थी, जैसे विनी द पू, ट्विंकल वगैरह। ये बात तो साफ थी कि एलिशिया की माँ ने लगभग रात भर बैठकर उस कैरेक्टर्स को ड्रॉ किया था। एलिशिया उससे पूछना चाहती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी अचानक कुछ याद आ गया। 1 हफ्ता पहले एलिशिया की टीचर ने उनसे स्टेशनरी पेपर लाने को कहा, क्योंकि उस पर उन्हें अपने दोस्तों के लिए कुछ लिखना था। एलिशिया ने ये बात अपनी माँ को बताई थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा था कि एलिशिया को सिर्फ ऑर्डिनरी कागज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें खाने जैसी ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत थी। उसकी माँ ने उसके लिए मेहनत की थी। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपना स्कूल का काम करते हुए एलिशिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। एलिशिया की कहानी सुनने के बाद अब अगली कहानी सुनते हैं, फाइंडिंग फाइव। हेलेन छोटे बच्चे को पढ़ाने वाली एक पैशनेट टीचर है। वो बच्चों के लिए किसी खास इवेंट या छुट्टी से जुड़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ करना पसंद करती है। नंबर में थैंक्सगिविंग का दिन था, इसलिए हेलेन ने थैंक्सगिविंग के दिन ही एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान हेलेन को द लेजेंड ऑफ द 5 कर्नल्स के बारे में पता चला। इस कहानी के अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन इन सब का प्लॉट एक जैसा है। लेजेंड कहते हैं कि तीर्थयात्रियों की एक परंपरा थी जिसमें वो हर मेहमान की थाली में मकई के 5 दाने डालते थे। ये बताना मुश्किल है कि इसका असल मतलब क्या है। कुछ कहानियाँ तो ये कहती है कि तीर्थयात्रियों ने इसका इस्तेमाल उन 5 चीज़ों को दिखाने के लिए किया था जिनके लिए वो एहसानमंद थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये बताता है कि वो मुश्किल वक्त आने वाला है।
बहरहाल हेरल ने इस कहानी को अपने क्लास में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ इसके बारे में बात की। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनके लिए वो एहसानमंद थे। उन्होंने कहा कि वो अगर इस सवाल का जवाब दे पाएंगे तो उन्हें इनाम में 5 कैंडी दी जाएगी। थैंक्सगिविंग का दिन खत्म होने के बाद द लेजेंड ऑफ द 5 कर्नल्स के बारे में भूल नहीं पाई। ये उनके लिए बहुत असरदार एक्टिविटीज़ था, इसलिए उन्होंने एक जर्नल बनाया जिसमें वो उन्हें रोज़ मिलने वाली 5 ब्लेसिंग को लिखने लगी। ये काफ़ी आसान था क्योंकि हेलेन को एहसास हुआ कि कितना कुछ है जिसके लिए वो शुक्रगुजार हो सकती है। उस दिन हेलेन का ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ा था। स्कूल्स के प्रिंसिपल ने भी उनकी काफ़ी अच्छी बड़ाई की। हेलेन के स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी दिन भर अच्छा रहा था। घर जाने से पहले उनके क्लीन ने हेलेन को बहुत ही टेस्टी ब्रेड दिया था जिसे खाने से उनका सर दर्द गायब हो गया था। हेलेन को गलत मत समझिए, उन्हें मिलने वाली ब्लेसिंग को लिखना उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ एहसास हुआ कि उनकी लिस्ट खुद को मिलने वाली ब्लेसिंग पर फोकस कर रही है। अगर वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनने पर फोकस करे तो हेलेन अपनी लिस्ट बनाती रही, लेकिन अब उसका कंटेंट थोड़ा अलग था। अब वो उन 5 तरीकों पर फोकस करने लगी जिनसे वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सकती थी। सबसे पहले हेलेन ने अपने साथ में काम करने वाले एक टीचर की उनके रोज काम में मदद की। दूसरा, हेलेन को इंटरेस्टिंग वर्कशीट मिला जिसे उन्होंने दूसरे टीचर्स के साथ भी शेयर किया ताकि वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। तीसरा, हेलेन ने एक टीचर को स्कूल का ले आउट समझाने में मदद की। चौथा, उन्होंने उस वीकेंड एक चैरिटी गेम के लिए वॉलंटियर किया। आखिर में हेलेन ने एक टीचर को उनके क्रेयन्स खत्म होने पर क्रेयन्स और कलर दिए। दूसरे के लिए कुछ करने से यानी ब्लेसिंग बनने से हेलेन को बहुत खुशी हुई। इसने उन्हें और ज़्यादा पॉजिटिव और केयरिंग भी बना दिया क्योंकि इससे उनका नज़रिया ही बदल गया। पहले हेलेन अपने साथ हुई बुरी चीज़ों पर फोकस करती थी, अब वो अपने और दूसरों के साथ होने वाली अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार महसूस करने लगी थी। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। समटाइम्स इट टेक्स अ चाइल्ड। जो और एलिजाबेथ बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। जो की जॉब छूट गई थी, उनकी सेविंग्स भी खत्म हो रही थी। वो खाने पीने का सामान भी बहुत मुश्किल से खरीद पा रहे थे। ना चाहकर भी जो और एलिजाबेथ और उनकी नन्ही बेटी केली को अपने दादाजी मैक के घर जाना पड़ा। उनके लिए मैक जो दादाजी के घर जाना एक मुश्किल लेकिन अहम फैसला था। किराए के मकान में रहने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं थे। 5 साल पहले मैक के गुजरने के बाद उनके घर में कोई नहीं रहता था। उस घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। वो घर बिल्कुल ही पुराना था और हर जगह कुछ टूटा हुआ था। जब भी बारिश होती थी उसकी छत टपकने लगती थी। उनका पेंट भी पुराना हो चुका था। ये देखकर जो और एलिजाबेथ को बहुत दुखी हुआ। वो अपनी बेटी के लिए उस घर को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एलिजाबेथ को भी जॉब करनी थी ताकि उनके परिवार का गुजर बसर हो सके, लेकिन उनके लिए स्टोर में कैशियर का काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उन्हें कम सैलरी में ज़्यादा घंटे काम करने पड़ रहे थे और साथ ही पूरे दिन खड़े रहने और पैर और पीठ में दर्द होने लगा। एक के बाद एक इंटरव्यू से रिजेक्ट होने के बाद जो और भी परेशान और निराश था। जब एलिजाबेथ ने उनके घर के बैकयार्ड में देखा तो वो और मायूस सी हो गई। बैकयार्ड की हालत बिल्कुल ही गंदी थी। ये देखकर वो और दुखी हो गई। वो जानती थी कि जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी गंदी जगह में केली को रखना उसे गवारा नहीं था। उस जगह की इकलौती और अच्छी बात यह थी कि उसका बैकयार्ड बहुत बड़ा था, जहाँ केली के खेलने के लिए बहुत जगह थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी को देख रही थी। केली ने खुशी खुशी वहाँ पीले फूल इकट्ठे किए और अपनी माँ को दे दिए। केली ने कहा कि उसे उसका नया घर पसंद आया। वहाँ एक सेब का पेड़ भी था जिसमें स्वादिष्ट सेब लगते थे। केली को उस पेड़ अपने बच्चों के साथ एक बच्ची भी दिख रहा था। उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ तितलियाँ थी उनको जिनका वो पीछा कर रही थी। फूलों की खुशबू महसूस कर रही थी। केली को अपने दादा का घर इतना पसंद आया कि
उसे लगा कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह यही है। एलिजाबेथ ये सब देखकर हैरान थी। जब तक उनकी बेटी ने इस ओर इशारा नहीं किया तब तक वो उस घर में मौजूद अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पाई। एलिजाबेथ को एहसास हुआ कि भले ही उसके घर में रिपेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती थी कि वो तीनों एक साथ थे और सेफ थे। एलिजाबेथ को और आगे जाकर जॉ को एक बच्ची ने इस बात का एहसास दिलाया कि उनके पास जो भी है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। बीइंग हैप्पी इज इनफ। कैथलीन फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी, तभी उनकी नज़र उनकी एक दोस्त की पोस्ट पर पड़ी। उनकी दोस्त उस वक्त यूरोप में छुट्टियां मना रही थी और वो बहुत खुश दिख रही थी। कुछ देर बाद कैथलीन ने अपने पड़ोसियों को एक नए टीवी की डिलीवरी लेते हुए देखा। जब उनके बच्चे घर पहुंचे तो उन्होंने कैथलीन को बहुत एक्साइटेड होकर एक ऐसे नए गेमिंग सिस्टम के बारे में बताया जो उनके दोस्तों के पास था। कैथलीन बहुत दुखी और बुरा महसूस कर रही थी, लेकिन वो इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अलावा बाकी सबके पास बहुत सारा पैसा है। कैथलीन और उनकी फैमिली को अक्सर अपने दोस्तों और उनकी फैमिली के लोगों के कपड़े लेने पड़ते थे। उनके घर की ज़रूरी चीज़ों भी पुरानी थी और वे सभी उन्होंने सेल में खरीदी थी। वो शायद ही कभी बाहर खाना खाते थे। कैथलीन एक अच्छी कुक थी और उन्हें कुकिंग करने में मज़ा आता था, लेकिन वो चाहती थी कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हों ताकि वो कभी कभार रेस्टोरेंट में जा सके। उस रात कैथलीन की सास उनसे मिलने आई। कैथलीन इतनी परेशान थी कि उन्होंने अपना सारा गुस्सा अपनी सास पर निकाल दिया। कैथलीन चाहती थी कि वो अपनी हर मनचाही चीज़ पर पैसा खर्च कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग था। उनकी सास ने उनकी बातों को समझा। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर फोकस करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप खुद की तुलना में दूसरों लोगों से करते रहेंगे तो इससे आपको दुख के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कैथलीन और उनके पति जेम्स एक अच्छे पति पत्नी थे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकाला और शादी के 20 साल बाद भी अपनी शादी को हमेशा प्रायोरिटी देते थे। आजकल के कपल्स में इस तरह का कमिटमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। कैथलीन ने उन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचा जो उसने और जेम्स ने हाल में ही किए थे। वो हाइकिंग करने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने साथ में बाइक भी चलाई थी। हर किसी का अपने पार्टनर के साथ इस तरह का बॉन्ड नहीं होता है। अपनी सास द्वारा ये बात बताने के बाद कैथलीन के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उनके पास यूरोप जाने के लिए पैसे नहीं थे और हो सकता था कि उनके पास घर में नए इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट खरीदने के लिए भी कभी ज़्यादा पैसे ना हो, लेकिन फिर भी कैथलीन और उनकी फैमिली एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश है। अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। माई ओपन हार्ट। डेविना एक प्लास्टिक सर्जन से बात कर रही थी, तभी सर्जन को एक अजीब चीज़ नजर आई। डेविना के कंधे पर दाग जैसा निशान था। डेविना ने सर्जन को बताया कि वो निशान उनकी नाभि तक है। यह निशान बचपन में डेविना को ओपन हार्ट सर्जरी की वजह से था। सर्जन ने उसे देखा और हटाने के लिए देवीना से पूछा ताकि वो इससे छुटकारा पा सके। देवीना इस बात को सुनकर हैरान हुई, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्हें अपना ये निशान बहुत पसंद था। देवीना जब बच्ची थी तब उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी करवानी थी। जब वो पैदा हुई तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले 6 महीने के होने के बाद भी उनका वजन सिर्फ 6 पाउंड था। उनकी मां को उन्हें ड्रॉपर से खाना खिलाना पड़ा था। बचपन में डेविना ज़्यादा हिलडुल भी नहीं पाती थी। वो क्रॉल यानी रेंग नहीं सकती थी। अगर वो रेंगती तो गिरने से उनकी छाती पर ज़्यादा चोट लग सकती थी। बदकिस्मती से इतने गंभीर ऑपरेशन से बच निकलने के पर एक बोझ सा रहता है। उन पर खुशहाल जिंदगी जीने का प्रेशर होता है। जिंदगी में दूसरा मौका पाने का क्या फ़ायदा है, उसका मतलब क्या है। जब देवीना का बर्थडे होता है तो वो अपने पसंद मकसद के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि क्या खुद को मिले उस
उसकी दूसरी ज़िंदगी को उन्हें एहसानमंद होना चाहिए। वो सोचती है क्या वो सही रास्ते पे है, जो ज़िंदगी वो अभी जी रही है क्या वो उसके काबिल है। उन्हें जवाब ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन उन्हें जवाब मिल गया। अब डेवीना की ज़िंदगी का मिशन था ऐसे लोगों की मदद करना जिनके दिल में छेद है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। डेवीना हर इंसान के साथ दया से पेश आकर उनके दिल में छेद की कमी को भरने की कोशिश करती है। इस हार्ट टचिंग स्टोरी सुनने के साथ ये समरी यहीं पे खत्म होती है। ये सब कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें हर सिचुएशन में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अगर उसमें कुछ चीज़ें नेगेटिव है तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होगी। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी हमारे